गुड मॉर्निंग बच्चों। यह हमारी आज की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 68 और डेट है 16/12/2020। यह वर्कशीट पिछली वर्कशीट की तरह जीव जनन कैसे करते हैं पार्ट से है। और इस वर्कशीट में हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है एक बार वो देख लेते हैं। तो इस वर्कशीट में सबसे पहले दे रखा है मानव में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। उसके बाद नर जनन अंग यानी मानव में जो नर होते हैं उनके जनन अंग किस प्रकार हैं उसकी संरचना दी गई है। और साथ में इसके विभिन्न भागों के कार्य भी बता रखे हैं। इसके अलावा मादा में जो जनन अंग हैं उसके बारे में भी बताया गया है चित्र सहित, और उसके विभिन्न भागों के कार्य भी बताए गए हैं। और इसके पश्चात सबसे लास्ट में इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हम इस वर्कशीट को समझने के बाद लिख पाएंगे। तो अब हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। और वर्कशीट में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, एक बार हम पाठ के नाम को देख लेते हैं। पाठ का नाम है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं। पाठ का नाम जीव जनन कैसे करते हैं। और उसके बाद मानव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो इसमें बताया गया है मानव में किशोरावस्था के दौरान नर और मादा दोनों की आकृति और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। ये हम सभी जानते हैं, उनकी आकृति और क्रिया संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। और नर और मादा के शरीर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन द्वारा होते हैं। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं और किशोरावस्था की इस अवधि को यौवन आरंभ कहा जाता है। नर और मादा युग्मक जननांग नर और मादा युग्मक जननांगों नर में वृषण और मादा में अंडाणु में उत्पन्न होते हैं। और नर के जनन काल के दौरान जो जीवन भर रहता है शुक्राणु या नर युग्मक उत्पन्न होते हैं, ये हम सब जानते हैं। और मादा में रजोदर्शन से मादा युग्मक अंडाणु की उत्पत्ति का संकेत मिलता है। और 45 से 50 वर्ष की आयु तक मादा या स्त्रियों में अंडाणु की उत्पत्ति रुक जाती है। इस अवस्था में रजोधर्म रुक जाता है और इस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहते हैं। अब हम इसकी एक बार संरचना देख लेते हैं। नर जनन अंग की संरचना किस प्रकार से है। तो इस नर जनन अंग में सबसे पहले यहाँ पर दिखा रखा है, ये है हमारा वृषण। ये जो वृषण होता है, ये वृषण, इसको हम जरा लार्ज कर लेते हैं। ये जो वृषण है, इस वृषण के अंदर शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। और शुक्राणु जब यहाँ पर उत्पन्न होते हैं तो उसके बाद इसको आगे जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो वो जो रास्ता होता है वो यहाँ पर हम नली जैसी संरचना देख रहे हैं। ये जो नली जैसी संरचना है इसे शुक्रवाहिनी कहा जाता है। और ये जो शुक्रवाहिनी है ये और आगे जाती है और यहाँ पर आगे जाके ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा मूत्राशय है, यानी मूत्र यहाँ पर जमा होता है।
और यहाँ से भी एक नली निकलती है और ये दोनों नली आखिर में एक जगह मिल जाती है और ये नली आखिर में यहाँ पर आगे जाके मिलती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शुक्रवाहिनी है वो और जो मूत्राशय है उसका दोनों का जो रास्ता होता है वो एक ही होता है, इसीलिए उसे उभयनिष्ठ कहा जाता है। और इसीलिए मानव के अंदर शुक्राणु निकलने का मार्ग और साथ में जो मूत्र निकलने का मार्ग दोनों सेम होता है और दोनों यहाँ पे जैसे शीर्ष दे रखा है इसी के द्वारा ये दोनों कार्य होते हैं। अब ये जो शुक्रवाहिनी है उसके साथ दो यहाँ पर हम ग्रंथि भी देख रहे हैं, एक यहाँ पर ग्रंथि है, एक प्रोस्टेट ग्रंथि इधर भी है। ये जो दोनों ग्रंथियां हैं ये दोनों ग्रंथियां अपने अपने जो स्राव निकालती है और वो स्राव जो है मूत्रवाहिनी में जो शुक्रवाहिनी है उसमें शुक्राणु को एक तरल माध्यम प्रदान करते हैं और साथ साथ उन्हें पोषण भी प्रदान करते हैं ताकि शुक्राणु आसानी से आगे जा सकें। तो ये हमारा है जो मानव में जो जनन अंग है और उसके विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि मादा के अंदर इसी प्रकार से कौन कौन से भाग होते हैं। तो मादा के अंदर इसी तरह से सबसे पहले एक ये भाग है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो दो यहाँ पे अंडाशय होते हैं मादा के अंदर। इस अंडाशय के अंदर जो अंड कोशिका उपस्थित होती है, जो फीमेल चाइल्ड होती है, उनके जन्म के समय ही बहुत ज़्यादा संख्या में जो अंड कोशिका है वो उपस्थित होते हैं, लेकिन वो परिपक्व नहीं होते। ये तब परिपक्व होना स्टार्ट होते हैं जब यौवन आरंभ होता है और उस समय हर महीने एक अंड कोशिका परिपक्व होती है। किसी दोनों अंडाशय में से कोई एक अंड कोशिका परिपक्व होती है और जब वो परिपक्व होती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक और वाहिनी है इधर और इधर, दोनों साइड से ये वाहिनी है। इन दोनों को अंडवाहिका कहा जाता है और इंग्लिश में इसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो यहाँ से इस वाहिका से होके ये जो परिपक्व अंड कोशिका है वो आगे जाती है और आगे जाके यहाँ पर जो इसका इसमें नीचे की साइड जो योनि है, योनि से होते हुए जो शुक्राणु हैं वो ऊपर आते हैं और ऊपर आके वो इसी अंडवाहिका में पहुंचते हैं, इधर या इधर पहुंचते हैं। और इस अंडवाहिका में पहले से परिपक्व एग यानी अंड कोशिका है, तो वो दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं अंडवाहिका में। और जब दोनों मिल जाते हैं तो ये युग्मनज का निर्माण करते हैं और वो जो युग्मनज हैं जब उनका निर्माण हो जाता है तो फिर ये जो नीचे एक संरचना हम देख पा रहे हैं, इस संरचना को गर्भाशय कहा जाता है। जब वो दोनों आपस में मिल जाते हैं, युग्मक बना लेते हैं, तो उसके बाद ये यहाँ पे गर्भाशय में आके स्थित हो जाते हैं और यहाँ पर गर्भाशय में फिर उसके बाद जो वो युग्मक होते हैं उनमें तेजी से विभाजन होता है, एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से, और लगातार उनके आकार में वृद्धि होती है। और उस आकार में वृद्धि के कारण जो भ्रूण होता है उसके धीरे धीरे जो है वो अलग अलग जो भाग होते हैं वो विकसित होने लगते हैं। अलग अलग भाग का मतलब सिर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, इस तरह से ये विकसित होने लगते हैं। और इसी गर्भाशय में वो जो भ्रूण होता है वो अगले 9 महीने तक विकसित होता रहता है। और इस भ्रूण के लिए, इस छोटे बेबी के लिए
इस गर्भाशय में हर महीने कुछ तैयारी होती है। तैयारी ये होती है कि इसकी जो भित्ति होती है वो लगातार मोटी होती जाती है, ताकि उनको जो गद्दीदार जो फीलिंग प्राप्त हो, और अगर हिलने डुलने पर भी वो क्षतिग्रस्त ना हो पाए। साथ साथ इनमें कई ढेर सारी रक्त वाहिनियाँ भी विकसित हो जाती है, क्योंकि रक्त के द्वारा ही जो माता का शरीर है उससे जो नन्हा बेबी है वो जो भ्रूण होता है उससे माता अटैच होती है, माता का शरीर अटैच होता है, उसी से उनको पोषण भी प्राप्त होता है, उत्सर्जन भी होता है। तो इसलिए इसमें कई रक्त वाहिनियाँ भी होती है। अब यदि यहाँ पर अंडवाहिनी में अगर स्पर्म यानी शुक्राणु अंड कोशिका से संलयित ना हो पाया, तो उस केस में ये जो भित्ति तैयार होती है गर्भाशय की भित्ति, ये भित्ति जो है वो टूट जाती है, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं होती और क्योंकि इसके अंदर बहुत ढेर सारी रक्त वाहिनियाँ भी होती है। तो ये जो रक्त वाहिनियाँ हैं ये जब टूट जाती है तो फिर उसके बाद ये सारा का सारा पार्ट जो होता है वो डैमेज होके और फिर वो बाहर निकल जाता है। इसी को मासिक स्राव कहा जाता है। और ये जो मासिक स्राव होता है उसमें खून जो रक्त के साथ साथ जो बाकी क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं वो भी बाहर निकल जाती है। तो ये जो रक्त स्राव या मासिक धर्म है तब तक होता है जब तक कि अंडवाहिनी में अंड कोशिका तथा शुक्राणु ना मिल जाए। जब तक वो नहीं मिलते हैं तब तक ये हर महीने मासिक धर्म आता रहता है, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तब ये मासिक धर्म आना बंद हो जाते हैं। तो ये हमारी संरचना है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की, और इनके जो विभिन्न भागों के कार्य हैं वो कार्य भी हमने समझ लिया है। अब हम इसमें एक प्लेसेंटा का पूछा गया है, प्लेसेंटा किसे कहते हैं, तो इसको ये एक इम्पोर्टेंट इसमें है। तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा क्या है? यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतक में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। और विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। तो ये प्लेसेंटा क्या होते हैं और उसके क्या कार्य हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमें समझ लेना है। अब हम आ जाते हैं इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्नों पे। तो सबसे पहला प्रश्न है, इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए। सबसे पहले वृषण है, तो हम ऊपर देख चुके हैं वृषण के अंदर शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। शुक्रवाहिकाओं के द्वारा जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण से और आगे का रास्ता तय करते हैं। फिर उसके बाद है अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो अंड कोशिका है वो पहले से मौजूद होती है और एक एक अंड कोशिका हर महीने परिपक्व होके और वो अंडवाहिनी की तरफ जाती है। अंडवाहिका के अंदर जो शुक्राणु हैं और अंड कोशिका हैं वो दोनों संलयित होते हैं। उसके बाद है गर्भाशय। तो गर्भाशय के अंदर जब
अंड कोशिका तथा शुक्राणु मिलते हैं, युग्मक बनाते हैं, उसके बाद वो गर्भाशय के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं और वहीं पर 9 महीने तक भ्रूण का विकास होता है। और इसके बाद प्लेसेंटा, जिसकी अभी हमने चर्चा की है, जो कि एक तस्तरीनुमा संरचना है। अब उसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं? तो ये हमें ऊपर इन्होंने बता रखा है। उसका कारण ये होता है कि जो वृषण के अंदर जो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं वो बाकी शरीर से कम तापमान पर उनको ज़रूरत होती है, कम तापमान की, तो इसीलिए ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भ्रूण के रोपण के बाद गर्भाशय में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो जैसे अभी हमने इसमें बताया था, इसमें जो रक्तवाहिनियाँ हैं वो विकसित हो जाती है। एक बार हम इसको दोबारा से देख लेते हैं। एक बार दोबारा से इसको हम देख लेते हैं ताकि इसका आंसर लिखने में आपको आसानी हो जाए। तो इसमें दे रखा है इन्होंने, दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। लचीली थैलेनुमा संरचना, ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद मादा जनन तंत्र के उस अंग का नाम लिखिए जहां निषेचन होता है। तो अंडवाहिका के अंदर जो है वो निषेचन का काम होता है, तो इसका आंसर अंडवाहिका है। तो इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट को समझ लिया है और उम्मीद है बच्चों को वर्कशीट समझ आ गई होगी। एक बार इसको दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लेना है और रिवाइज करके फिर इसके प्रश्नों के उत्तर समय पर लिखकर और भेज देना है ताकि बच्चों की उपस्थिति दर्ज की जा सके। थैंक यू।